खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फरवरी की 7 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन सन 2025। हस्ब वादा प्रोग्राम सलाम जेके लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आज की नशरियात में न सिर्फ खबर होगी बल्कि खबर तहतक होगी, तज्जिया भी होगा, तबसरा भी होगा। आपकी आवाज़ और आपकी बात को भी सुना जाएगा। न सिर्फ हम सुनेंगे बल्कि उन कानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो कान हुकूमती इदारों के अंदर है, जिन कानों के लिए यह आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मनसूबाबंदी और मसाइल का हल उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से अवामी तवक्कुआत है। आज की नशियात में बात ज़रूर मशरिकी वस्ता की भी होगी, नई दिल्ली की भी होगी, जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से भी आपको रूबरू करवाएंगे क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये काउंटडाउन कहाँ पर शुरू हुआ और कितनी बड़ा मसला और कितना बड़ा चैलेंज मौजूदा हुकूमत के सामने है, इस पर ज़रा गुफ्तगू ज़रूर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर न सिर्फ खबर आप पढ़ सकते हैं बल्कि बराह रास्त नशरियात भी देखते हैं और साथ साथ इनबॉक्स में आकर, मेल में आकर आप हमारे साथ रूबरू रहते हैं। आप मामलात हमारे तक पहुंचाते हैं, वीडियोस पहुंचाते हैं, खबर कुछ और नए अंदाज में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसको हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ज़रूर जगह देते हैं। तो प्रोग्राम मॉर्निंग शो है सलाम जेके, तो यहाँ पर सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं और हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि आज 7 तारीख को दुनिया भर में कौन से ऐसे वाक़ात हो चुके हैं जिन्हें आपके सामने रखेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथ ही इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद आप तमाम लोगों को कहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में। बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें ज्वाइन करते हैं बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हिस्सा बनते हैं और अपनी बात इस प्रोग्राम में रखते हैं। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंचता रहता है। प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक करनी है और सबसे पहले आज के दिन की बात होगी। आज जुमे का दिन है, साल 2025 और ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक फरवरी की 7वीं तारीख। कुछ अहम तरीन वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे में जरा आपके सामने रखते चले। और आज ही के दिन 2008 में मरकजी हुकूमत ने सिमी पर पाबंदी में तोसी का ऐलान किया। ये वो ग्रुप था जिस पर मुल्क और रियासत में मुल्क दुश्मनी के भी इल्ज़ामात लगे, सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया और मुकम्मल तौर पर सिमी नामी इस तंजीम पर पाबंदी आयद की गई और मुल्क के कई हिस्सों के अंदर शहरी हलाकतों और बम हमलों के लिए भी जिम्मेदारी इस पर डाली गई। 2008 में हुकूमत ने जो ऑलरेडी पाबंदी लगाई थी उसमें तोसी का फैसला किया। 1238 में मंगोलियंस ने आज ही के दिन रूसी शहर व्लादिमीर को आग के हवाले कर दिया। 1983 में मशरकी न्यूज एजेंसी कोलकाता के अंदर कायम हुई। दिन आज का था 1856 में नवाब वाजिद अली शाह ने रियासत ऊद को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी में जम करने का फैसला किया और ये ऑफिशियल फैसला था और एक डील भी उस वक्त हुई थी नवाब के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1904 में अमेरिका के बाल्टीमोर में शदीद आग लगी और इससे 1500 से ज्यादा इमारतें जलकर राख के ढेर में तब्दील हुई। यानी अमेरिका के अंदर जो लॉस एंजलिस और दीगर वाकयात आपने देखे, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। 1999 में 26 बरस कबल उर्दन या जॉर्डन के शाह हुसैन का इंतकाल आज के दिन हुआ और शाह अब्दुल्ला बतौर शाह या जिम्मेदार या इक्तदार में आने वाली शख्सियत नए सिरे से काम आज के दिन शुरू करते दिखाई दिए। 1915 में चलती ट्रेन से पहला वायरलेस पैगाम रेलवे स्टेशन को मौसूल आज ही के दिन हुआ। साल था 1942। बरतानिया ने थाईलैंड के खिलाफ ऐलान जंग किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये दौर था और एक दूसरे पर हिकमत अमली के साथ हमले हो रहे थे। 1792 दिन आज का ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया, या जिसको बाद में ईरान का नाम दिया गया है, इसने फ्रांस के खिलाफ मुआहिदा किया और दोनों ने मिलकर लड़ने का स्ट्रेटेजिक एतबार से आगे बढ़ने का फैसला किया। साल था 1831 दिन आज का जब बेल्जियम में आइन को या कॉन्स्टिट्यूशन को आज ही के दिन नाफिज किया गया। 1999 में फेडरल कास्ट्रो ने क्यूबा के नए आइन का भी ऐलान आज ही के दिन किया था। और 7 फरवरी साल 1962 जर्मनी के अंदर कोयले के कान में एक शदीद किस्म का धमाका हुआ। यहां काम करने वाले वर्कर्स, जिनकी तादाद 500 से ज्यादा बताई जाती है, इस धमाके में 298 कारकुन मारे गए। यह अफसोसनाक वाकया 1962 में आज के दिन हुआ। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो आपके सामने रखें। यहां से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले बात होगी दारुल हुकूमत दिल्ली की।
कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में, जहां पर जैसे जैसे हम वोट शुमारी के दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, सियासी जमातों के कायदीन के उम्मीदवारों की, या तमाम वो लोग जो 1 या 1.5 महीने की एक तवील मुद्दत से इंतखाबी तशहीर में थे, जीत और एक दूसरे की शिकस्त का दावा कर रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सिर्फ 24 घंटे जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में कल इस वक्त वोट शुमारी का अमल बाकायदा शुरू हो जाएगा और तमाम तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। इशफाक, बिल्कुल बड़ी खबर से आगाज करते हैं और सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर वोट शुमारी का अमल कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और इस ज़िमन में तमाम तर तैयारियां जहां मुकम्मल कर ली गई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खीमे में एक तरह का जश्न है और दूसरी तरफ से जीत का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। ताहम जीत के जश्न और दावों के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से संगीन इल्जामात भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए गए हैं, जिस दौरान ये साफ कर दिया गया कि उनके मैदान में उम्मीदवारों को खरीदने का अमल नताइज से पहले ही शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाने का इल्जाम आयद कर दिया है और संजय सिंह जो राज्यसभा के रुकन है और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से यह दावा पेश किया गया कि कमोबेश 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें 15 करोड़ रुपया देने की बात कही जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से संजय सिंह की तरफ से यह दावा पेश किया गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जिस तरीके के नताइज कल सामने आएंगे उसकी अक्कासी लोगों के चेहरे पर पहले ही हो रही है और जिस तरीके के इल्जामात और बौखलाहट आम आदमी पार्टी के खीमे के अंदर है, वो ये साफ दिखा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी ने अब की बार काम कर दिया है और अरविंद केजरीवाल दोबारा वजीर आला नहीं बन सकते हैं। इस ज़िमन में तमाम बातें जो है वो शवाहिद के साथ सामने आ रही है। तो सबकी नजरें कल ईवीएम्स पर लगेंगी, जहां पर उन लाखों वोटों को गिना जाएगा जो दिल्ली की जनता ने डाले। एक दिन कबल 8 एग्जिट पोल्स में से 6 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बताए जा रहे हैं कि उनके लिए हवा साजगार हो सकती है। एक एग्जिट पोल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी बन सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि जीत से कबल ही ऑपरेशन लोटस को चलाने का सिलसिला शुरू किया गया। 15 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है हर एक एमएलए को, जो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन कल जब 8 बजे से गिनती का अमल शुरू होगा, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली असेंबली की खदुखाल क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद होंगे? क्या उसकी काबीना दोबारा बन पाएगी? एक तरफ से यह बड़ा सवाल होगा और दूसरी तरफ से सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका मानना है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने काम कर लिया और अब की बार मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, यह दावा कितना सच होगा? यह कल तकरीबन 11 बजते ऑलमोस्ट क्लियर होगा कि किस तरह दिल्ली का ऊंट करवट ले सकता है और दिल्ली की सियासत किस तरीके से रंग लाएगी। ताहम कांग्रेस मुसलसल खामोश है, क्योंकि कांग्रेस के खीमे में ज्यादा कोई हलचल दिख नहीं रही है। लेकिन अगर कांग्रेस 2 या 3 सीटें भी निकालती है, तब भी कांग्रेस के लिए एक टेक ऑफ होगा, जो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए एक लम्हे फिक्रिया भी है। ताहम सवाल भी एक बहुत बड़ा पैदा होता है। तो दिल्ली की खबर कि कल वोट शुमारी का अमल होगा, ईवीएम्स को खोला जाएगा, मरकजों के बाद दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। दोनों पार्टियों के अंदर जश्न जैसा समा भी है। इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच कल सुबह का इंतजार हम सबको है और हम आपको बताते चले कि कल नई दिल्ली के इस दारुल हुकूमत के इस रियासत के नताइज आपको पल पल का अपडेट सुबह 7 बजे से ही आप तक पहुंचता रहेगा। शाम 7 बजे तक, यानी जो वोटिंग हुई थी 6 तारीख को, 5 तारीख को, वो 57.89%। अब अगर इसमें बाद में कोई इजाफा हुआ है वो दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन इसकी जानिब से तस्दीक करेगा। हो सकता है कि आज शाम तक कोई इस पर बात हो, मगर इलेक्शन कमीशन ने एक बात साफ कर दी है कि जो कुछ इल्जामात लगे थे, ऐसे में किसी भी उम्मीदवार ने कहीं पर री इलेक्शन या दोबारा से वोटिंग की कोई शिकायत नहीं की, ना इस तरह की कोई डिमांड रखी। दैट मीन्स दिल्ली के अंदर जो वोटिंग हुई वो हो गई, वो फाइनल है। इसके बाद दोबारा इस तरह का की वोटिंग की तरफ नहीं जाएगा। ये ईसी की तरफ से भी क्लियर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मकामी खबरों की तरफ आए, बात जरा मशरिक़ वस्ता की भी कर लेते हैं। मौजूदा वक्त में सूरत हाल ऐसी है कि बैक टू बैक मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से फैसले, उनका सरकारी मौक़िफ़ या बैक टू बैक स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। इक़्तिदार में 20 जनवरी के आने के बाद सदर ट्रंप की जानिब से जो पहले से मंसूबा तय था, जो बहुत वादे वो कर रहे थे, उसके मुताबिक कई एक दस्तखत भी वो कर चुके हैं। और इन सब के बीच में परसों जो उन्होंने ऐलान किया था मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एक करके गजा के अंदर कब्जा करने की बात कही थी,
उस पर दबाव काफी ज्यादा तो बना, लेकिन कोई भी गजा पर अमेरिकी कब्जे को पर जो बयानात के जरिए या स्टेटमेंट्स के जरिए दबाव बनाने की कोशिश थी वो फिलहाल बेअसर दिखाई दे रहे हैं। गजा पर अमेरिकी कब्जे को लेकर हुकाम भी या मकामी सतह पर इजराइल भी जिद नजर आता है और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि इजराइल ने बाकायदा इसके लिए शुरुआत भी कर दी है। फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। इजरायली वज़ीर दिफा की जानिब से इस सिलसिले में ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और यह भी कहा गया है कि उन तमाम लोगों को जो फलस्तीनी शहरी है, गजा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहते हैं, उनको वॉलंटरी बेसिस पर या अगर वो वहां से निकलना चाहते हैं तो उनको एक वक्त या एक डेडलाइन दी जाए जिसके दौरान वो वहां से बहिफाजत निकल सकते हैं। इन सब के बीच में खबर यह भी है कि किसी भी तरीके से अमरीकी अफवाज को इस इलाके में या गजा पट्टी के अंदर उतारने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन जंग के इख्ताम पर इजराइल इस पट्टी को अमरीका के हवाले कर सकता है और तबाहशुदा जो एनक्लेव्स हैं, जो इमारतें टूटी हैं, खंडरात में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई हैं, उनके लिए पेशगी शर्त के तौर पर जमीन पर अमरीकी फौज की तैनाती को मुस्तरद करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जो हमास की तरफ से और फलस्तीनियन अथॉरिटी की तरफ से जो अभी तक स्टेटमेंट्स आए हैं। लेकिन ट्रंप की जानिब से इस जंग के, जिसमें सीज फायर का भी अभी अनाउंसमेंट हुई है, 5 मराहिल में लोगों को दोनों तरफ से छोड़ा गया है। जंग के इख्ताम का इस्तेमाल इस बात की तरफ भी उनके मुताबिक इशारा करता है कि 42 रोज पर मुश्तमिल ये जो जंगबंदी मुआहिदा है, जैसे ही ये खत्म होगा अमेरिका अपना काम शुरू कर सकता है, जिसके लिए रास्ता बनाना इजराइल ने शुरू किया है। और पहला ऑर्डर हुकूमती सतह पर वजारत दिफा की जानिब से इजराइल ने तिल अवीव से जारी किया है, जिसमें फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है और क्लियर लाइंस है कि किसी के साथ भी जबरदस्ती ना हो, लेकिन जो वॉलंटरी बेसिस पर फलस्तीनी निकलना चाहते हैं, जो शायद मुश्किल नजर आ रहा है, मगर उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। IDF के लिए हुक्मनामा जारी हुआ है। चलिए, ये तो थी आने वाले दिनों में सियासत, फलस्तीन, मशरिकी वस्ता के अंदर क्या कुछ होगा। लेकिन अमरीकी सियासत की भी बात करते हैं, जहां पर नवमुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ एक नए हुक्मनामे पर दस्तखत कर रहे हैं और रात देर गए एक और हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है और ICC पर सैंक्शंस नाफिज करने की बात कही गई है। इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था, उसको लेकर बरहमी का इजहार अमेरिका की तरफ से किया गया और सैंक्शन ICC पर लगाया गया इजरायली मामले पर कि आप इजराइल के मामले पर कोई भी पेशरफ्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ICC ये तकरीबन 125 ममालिकों पर मुश्तमिल है, 125 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और ये बात काबिल जिक्र है कि ये अदालत इंडिविजुअल्स और वॉर क्राइम्स के खिलाफ मानी जाती है, यानी जंगी जराइम जहां पर होते हैं वहां पर इस अदालत के अंदर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और केसेस पर कार्रवाइयां होती हैं और सुनाया जाता है। लेकिन न तो अमेरिका और ना ही इजराइल इस ICC का मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जो हुक्मनामा जारी कर दिया उसमें साफ कर दिया ICC को कि आप इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और अगर कार्रवाई की तो कार्रवाई के लिए आप भी तैयार रहिएगा। US सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात देर गए ये तमाम बातें साफ कर दी कि US एलाइज जितनी भी है, यानी हम ख्याल जमाते जो अमेरिका के आज के मंशूर की तायद करते हैं, उनके खिलाफ अगर ICC ने कार्रवाई की तो मजीद सख्ती के साथ पेश आया जाएगा। ICC की तरफ से याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू गाजा हमले के बाद जो सूरत हाल बनी थी अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था और ये वारंट जो है दुनिया भर के अंदर एग्जीक्यूट करने की बात कही गई थी और यही वजह थी कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं गए। लेकिन अब अमेरिका की पुष्टपनाही पर एक बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC को, और ये कहा जा रहा है कि ये जो ICC वाला मामला है यहाँ पर अब इजराइल को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात देर गए एक और हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है और इस पर पाबंदी आयद कर दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन इजराइल के खिलाफ नहीं कर सकता है, न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिकी एलाई जो की एलाइज है, की पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ भी ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कोई भी कार्रवाई
नहीं करे, एक और हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। ये तो थी बात अमेरिका की, लेकिन एक और मामला भी इस वक्त अमेरिका का है और अमेरिका की मईशत पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ने विफाकी मुलाजमीन को बरतरफ होने का हुक्मनामा जारी कर दिया था या गोल्डन हैंडशेक के तहत एक रिटायरमेंट प्लान देने की बात कही गई थी, जिस पर अमल दरामद अमेरिका के अंदर शुरू हो गया है और अमेरिकी अदालत ने भी कुछ दिनों की तौसी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कर दी है। मुलाजमीन जिनकी एक बड़ी तादाद थी, उनको कहा गया था कि 8 माह की आपको तनख्वाह दी जाएगी, इजाफी तनख्वाह और मुराद भी दी जाएंगी, लेकिन पेशकश ये की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कि आप रिटायर हो जाएं कबल अज़ वक्त। मैक्सिमम मुलाजमीन यानी जो वहां रिटायरमेंट की एक एज होती है 60-62 के आसपास, उससे पहले ही जितने सरकारी मुलाजिम थे वो रिटायर होंगे, तो उनको 8 महीने की इजाफी तनख्वाह और खुसूसी मुराद देने का पहले से ही ऐलान हुआ था और उसके मुताबिक पेशकश भी हुई। ट्रंप इंतजामिया ने इन 20 लाख जो विफाकी मुलाजमीन थे जिनको पेशकश की थी, फिलहाल डेडलाइन में तौसी कर दी है और 7 फरवरी तक यानी आज का दिन इन 8 महीनों की तनख्वाह और मुराद की पेशकश के उस फैसले के बाद मुलाजमीन को बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट लेनी थी, कबल अज़ वक्त फैसला लेना था। हुकूमत ने रास्ता ओपन किया था, लेकिन 7 फरवरी चूंकि आज है तो मुतअद्दिद लोग ये चाहते ही नहीं है कि वो कबल अज़ वक्त रिटायर हों। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40,000 से ज्यादा वफाकी मुलाजमीन ने जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं हुकूमती पेशकश कबूल भी की है और मुस्ताफी होने का फैसला भी किया है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया की तरफ से वफाकी मुलाजमीन को जबरी मुस्ताफी होने की जो डेडलाइन है, जिसका आज आखिरी दिन था, बल्कि कल आखिरी दिन था, तो 7 तारीख से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुताबिक नया काम शुरू होना था, उसमें फिलहाल तौसी कर दी गई है। अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी वफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन के मुस्ताफी होने की जो हुकूमती डेडलाइन है 7 के बजाय 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। बोस्टन के जज जॉर्ज ओटोल ने ट्रंप इंतजामिया के मुकर्रर करदा डेडलाइन को मौखर किया है। 3 से 4 दिन मजीद एम्प्लॉयज को मिले हैं। तो दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से USAID मुलाजमीन की तादाद में भी बड़ी कटौती होगी। अमेरिका फर्स्ट का नारा, जिसके मुताबिक कई बड़े फैसले हुए, जिनमें बहुत सारे लोगों को मुल्क से निकाला गया जो रोजगार के मकसद से ही मुख्तलिफ ममालिक के यूनाइटेड स्टेट्स की अलग अलग रियासतों को में जाते तो थे, लेकिन वहां से बाद में निकले और बॉर्डर्स क्रॉस करके अमेरिका में पहुंचे, जिन पर इलीगल इमिग्रेंट या गैर कानूनी तारकीन वतन का टैग लगा, जिनमें हिंदुस्तानी भी थे, उनको वापसी का एक राह दिखा दी गई, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मकामी सतह पर रोजगार का मसला भी दर्द सर इस वक्त ट्रंप इंतजामिया के लिए बन रहा है। ना तो नई जॉब्स पैदा हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्रैश चाइना की तरफ से ज्यादा की जा रही है। इसका दबाव व्हाइट हाउस पर बराह रास्त नजर आ रहा। वॉशिंगटन से बैक टू बैक इसको लेकर बड़े फैसले हुए, उनमें यह कि मकामी सतह पर नए नौजवानों को जो आला तालीम याफ्ता है रोजगार का मौका भी मिले, और जो मकामी नौजवान हैं, अमेरिकन हैं, उनको प्रायोरिटी में, जिनमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक उनको जॉब्स दी जाएं, लेकिन उनके लिए स्पेस क्रिएट करना जरूरी था। उस स्पेस के मुताबिक अभी आज भी लाखों ऐसे मुलाजमीन थे जिनके 2.5 से 3 बरस तक मजीद अभी खिदमात देना बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही मुलाजमीन को एक पेशकश की गई। अब जब ट्रंप इंतजामिया ने यह पेशकश की तो 40,000 एम्प्लॉयज ने उसको एक्सेप्ट किया। 7 तारीख आज ये खत्म हो जाना था, अब इसमें मजीद 3 दिन दिए गए हैं। इस तरीके से 10 तारीख तक ये एम्प्लॉयज रिटायरमेंट का ये जो है वक्त वो बढ़ाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब इजराइल की भी कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के ताल्लुक से बात हो रही, तो इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं। अमेरिका के बाद इजराइल की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ है, और जैसा ट्रंप इंतजामिया ने आते ही एक फैसला किया था कि वो यूनाइटेड नेशंस की कुछ तंजीमों से खुद को दस्तबरदार करेंगे, उसी लाइन पर इजराइल भी चल पड़ा है। और इस बड़े फैसले के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की जो काउंसिल है वो छोड़ने का, उससे दस्तबरदार होने का फैसला इजराइल ने कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की जो काउंसिल है, पहले अमेरिका अलग हुआ था, उसी तर्ज पर इजराइल ने भी कदम रखा है और काउंसिल पर इजराइल के लिए इम्तियाजी सुलूक या मुतसबाना रवैये का इल्जाम भी लगा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसकी तस्दीक मकामी सतह पर अथॉरिटीज की तरफ से कर दी गई है। इजराइल का भी अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल छोड़ने का फैसला ये बताता है कि आज के वक्त में भी सूरत हाल बिल्कुल मशरिक़ वस्ता के अंदर ठीक नहीं है और ना ठीक होगी, इस तरफ भी इशारा करता है। यही काउंसिल जिसको खत लिखा गया है, खत में इजरायली वज़ीर ख़ारजा गिडियन सार की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की तरह इजराइल भी इंसानी हुकूक काउंसिल से
दस्तबरदार हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इंसानी हुकूक काउंसिल या ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की है, इसके इसराइल के लिए मुतसबाना रवैये की वजह से वो काउंसिल छोड़ रहे हैं और इसराइल अब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलासों में शिरकत भी नहीं करेगा। तर्जुमान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हुकूक काउंसिल के सदर को लिखे गए खत में समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर कर दिए हैं, जो आपके सामने खत भी चल रहा है स्क्रीन पर। 2 रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी फैसला लिया था कि वो भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर होंगे और जैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत हुए तो उसी तर्ज पर इजराइल भी चल पड़ा। याद रखिएगा, ये कौन सी काउंसिल है? जब गजा के अंदर जंग को 6.5 माह हो गए थे, 30,000 लोगों की जानें जा चुकी थी, उसी वक्त इस काउंसिल ने एक ऑर्डर जारी किया था और बराह रास्त इल्जामात लगाए थे कि इंसानी जराइम में मुलव्विस बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। और उसके बाद जो हमने ऊपर खबर बताई कि ICC पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है ट्रंप की तरफ से, और इसराइल पर जो तहकीकात हो रही थी उसी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे और 125 ममालिक, जिनमें यूनाइटेड किंगडम भी यानी बरतानिया भी शामिल है और साथ साथ फ्रांस को भी, कि अगर वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जाते हैं उनको गिरफ्तार करने का इख्तियार उनके पास होगा। एक वो ऑर्डर, दूसरा इस तंजीम का ऑर्डर 6 महीने पहले आया था और आज उसी पर नाराजगी। ये जो बैक टू बैक आप अमेरिका से लेकर इजराइल के बयानात देख रहे हैं, फैसले देख रहे हैं, ये आने वाली सियासत की अक्कासी है और माहिरीन का मानना है कि मशरिकी वस्ता के अंदर जो कुछ होने वाला है उससे पहले ये एक पिच सेट किया जाता है बैनुल-अक़वामी फ्रेंड्स पर, ताकि वहाँ का दबाव वहाँ पर ना देखने को मिले और इस तरीके से आने वाले चंद महीने मजीद मुश्किल भरे होंगे अरब लीग के लिए, OIC के लिए और फिर मुस्लिम ब्लॉक के लिए, अगर ये इत्तेहादी अपने मंसूबे पर गामजद रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि खबरों के पिटारे में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ है और क्यों उमर अब्दुल्ला कमर बस्ता हो गए हैं, मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। आगे बताएंगे आपको कि रजौरी के उस सानिया के अंदर जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी, कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ खबर है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।
सुबह के 9:30 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और फटाफट से जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आते हैं और जरा आपको बताते हैं कि रियासत की हुकूमत और रियासत की वजीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अगले माह से बाज़ाब्ता तौर पर बजट का इजलास है और उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर तमाम नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं कि नई हुकूमत अवाम को किस तरीके से राहत दे सकती है। तमाम आंखें उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर है। पहला बजट सेशन यूनियन टेरिटरी का मुनक़िद जम्मू के अंदर होने जा रहा है और ये सेशन 3 मार्च से शुरू होगा, जहां पर इजलास से पहले खिताब करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इस ज़िमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पर समरी जारी कर दी गई है कि 3 तारीख को इजलास होगा और इजलास के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना खुतबा भी देंगे। यहाँ पर यह भी काबिल ज़िक्र है कि तमाम मेंबरान को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने प्राइवेट मेंबर्स बिल के ज़रिए से मसला उठाएं, करारदादों के ज़रिए से मसला उठाएं या डिबेट्स में वो हिस्सा लें। स्पीकर मासूफ यानी सबसे सीनियर लीडर जो इस वक्त इस पूरी असम्बली के अंदर अब्दुल रहीम राठौर जो स्पीकर भी हैं, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, असेंबली का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और कैलेंडर जारी होने के साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो असेंबली ऐवान की इस कार्रवाई को देखेगी उस ज़िमन में उससे भी उसको सेटअप किया जाएगा और उनकी तजावीज़ को भी लिया जाएगा अगर बिजनेस में कोई तब्दीली लानी हो। ये एक तरफ से पहला बजट सेशन उमर अब्दुल्ला का है और ये माना जा रहा है कि ये 1 महीने तक पूरा ये सेशन चल सकता है और ये फुल फ्लेज्ड सेशन जो होगा इसमें तमाम लेजिस्लेटर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर भी बात रखेंगे, बजट ग्रांट्स में हिस्सा लेंगे और साथ साथ प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन और दीगर मामलात के ज़रिए जीरो ओवर और कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए से भी अपनी बात रख सकते हैं। स्पीकर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हुकूमती इदारे हर बात को सुनेंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ के हर मसले पर जवाब भी दिया जाएगा, जवाबदेह हुकूमत को बनाया जाएगा। ताहम माह रमज़ान का महीना होगा जो मार्च में शुरू होगा और इस ज़िमन में सिर्फ सिंगल सिटिंग्स होंगी यानी एक ही निशस्त हुआ करेगी। नॉर्मली जब आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी के अंदर छोटे छोटे सेशंस होते हैं। दिल्ली यूटी की आप बात करें या अदर यूटीज़ की आप बात करेंगे तो सेशन ज़्यादा बड़े नहीं होते। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली असेंबली की बात करते हैं तो 74 बार 5 साल में ये सेशन लगा आउट ऑफ 5 ईयर 74 डेज जो वर्किंग डेज रहे हैं। इसी तरीके से दीगर यूटीज़ में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला यूटी का बजट होगा और अवामी मुंतखबा हुकूमत को मामला सामने रखना होगा, इसलिए हुकूमती इदारे इस ज़िमन में तमाम तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ से मैंने आपको बता दिया कि असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ से रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला कर रहे हैं और साफ कर दिया कि आइसोलेशन में बजट को नहीं बनाया जाएगा, यानी कोजी रूम्स में ड्राइंग रूम्स में बैठकर बजट की तश्कील नहीं होगी, बल्कि बजट तभी बनेगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स, आपको याद होगा डीडीसी, बीडीसी, एमएलएस को सुना गया, अब चैम्बर, कॉमर्स, ट्रेडर्स के साथ भी सुना जाएगा, दीगर लोगों के साथ भी सुना जाएगा ताकि बजट को तरतीब दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं खजाना खाली है और इस खजाना खाली के बीच जो मरकजी इमदाद की उम्मीद थी उसमें भी कट लग चुका है और जो बजट एलोकेशन दिल्ली से हुई है उसको अब किस तरीके से बांटा जाएगा, सबकी नजरें इसलिए उमर अब्दुल्ला पर होगी जो खुद वजीर आला भी है और वजारत खजाना का कलमदान उनके पास है और यह पहला मौका होगा जब बहश्ती वजीर आला कोई भी रियासत के वजीर आला अपना बजट सामने रखेंगे। इसलिए तमाम नजरें एक तरफ से उमर अब्दुल्ला पर, दूसरी तरफ से असेंबली के स्पीकर पर अय्याम रमज़ान के दौरान किस तरीके से कार्रवाई चलेगी और जो वादा किया जा रहा है कि हर एक को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, वो कितना सही होगा। इसलिए ये पॉलिटिकल टेस्ट वहाँ पर भी होगा। याद रखिएगा, दाखिला वजारत यानी होम डिपार्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल असेंबली के अंदर नहीं पूछा जा सकता है, ये पहले ही साफ कर दिया गया है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात रजौरी की करते हैं, क्योंकि रजौरी के बदाल इलाके के अंदर आपको याद होगा कि किस तरीके से क़यामत सुगरा पैदा हुई थी। एक के बाद एक नौजवानों की मौत हुई, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर हुकूमत हिली,
स्पेशल टीमों का तश्कील हुआ और अब इतलात और खबर यह है कि डॉक्टर और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां अभी भी जारी है। क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर भी लोग हैं, लेकिन बड़ी खबर यह कि तकरीबन अब कुछ क्लूज मिले हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद हुकूमत ने कल रात देर के एक बड़ा फैसला लिया। बजायल गांव के आसपास और रजौरी के आसपास के इलाकों के अंदर कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल इंतजामिया, हेल्थ अफसरों की निगरानी में 250 से ज्यादा दुकानों को आइडेंटिफाई कर दिया गया, जहां पर पेस्टिसाइड, हर्बलसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की चीजें मिलती थी, दवाइयां मिलती थी या कुछ ऐसी चीजें मिलती थी। 257 दुकानें आइडेंटिफाई कर दी, जहां पर कल 229 दुकानों से रजौरी के डिस्ट्रिक्ट मार्केट से यह सैंपलिंग की गई और कुछ दुकानों को फिलहाल बंद रखने का हुक्म भी जारी कर दिया है। मेजर ब्रेक थ्रू इस पूरे मामले में चंद दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, इस तरीके की बात आ रही है, क्योंकि ज्वाइंट टीम जो डॉक्टरों की है, पुलिस की है, वो ज्वाइंटली इस पूरे मामले को देख रही है। और हमारी इतलात के मुताबिक एम्स की टीम ने कुछ अहम शवाहिद लिए हैं, जिसके बाद ये पेस्टिसाइड्स और ये तमाम चीजों की सैंपलिंग जो दुकानों पर है उसको लेने का फैसला ले लिया गया। और कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के बाद एडीडीसी जो है असिस्टेंट एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर जो है डॉक्टर राजकुमार, उनकी सरबराही में टीम ने काम किया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की निगरानी में काम किया गया और बहुत सारी दुकानों को फिलहाल सर्वे मोहर करने का हुक्म दे दिया गया है, जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगी जो सैंपलिंग वहां से ली गई क्या वो वही है। अब जब ये सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो मामला शक की ओर बढ़ रहा है और शक ये हो रहा है कि क्या वाकई तौर पर जहर देकर इतना बड़ा काम अंजाम दिया गया जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। सीधे रजौरी चलेंगे, जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, जिला इंतजामिया कल अचानक हरकत में दिखी और तकरीबन 500 से ज्यादा दुकानों को आइडेंटिफाई किया गया, सैंपलिंग हो रही है, कुछ दुकानों पर सील भी किया गया। क्या ये माने कि डॉक्टरों की टीम जो चंडीगढ़ और एम्स से रजौरी गई थी उनके हाथ कुछ लगा, जिसके बाद एसआईटी और डॉक्टरों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया कि बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी? गौर बिल्कुल, बड़ाल थाने को लेके कुछ न कुछ पेशरफ्त जरूर हुई है, जहां अचानक जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी की तरफ से इस तरह का हुक्मनामा जारी किया गया कि राजौरी जिला के अंदर जितनी भी ऐसी दुकानें जिन पर कीड़े मार या खाद दवाइयों जैसी दवाइयां बेची जाती हैं, ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की जाए। इसको कुल मिलाकर 257 दुकानें हैं, जिसमें से 529 नमूने हासिल किए गए, जिसमें खाद और कीड़े मार दवाइयां या खाद और चीजें जिस तरह इस्तेमाल की जाती हैं, इन चीजों सबको लेने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इससे पहले इंक्वायरियां शुरू हुई है, टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त जरूर हुई है, जिसके बाद इस तरह का कदम उठाया गया। क्योंकि इस पेशरफ्त को लेकर इस वक्त बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने वाला है। 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्यों गंवाई ये अभी तक पता नहीं चल पाया, और उसके बाद भी लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी। और ये पेशरफ्त ऐसा लग रहा है, जो जराए हमें बता रहे हैं कि कुछ पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद इस तरह का कदम उठाया गया। और इन सैंपल जो लिए गए, इन सैंपलिंग को भेजा गया टेस्ट के लिए, इनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे मजीद कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इस बार जो ये चीज बताई जा रही है कि जो सैंपल जो जहर इन लोगों के अंदर से पाया गया है वो आम मार्केट से दस्तयाब हो सकता है, उसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। और ये एक बड़ी पेशरफ्त जरूर है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद पेशरफ्त हो सकती है। जी गौर, जमशीद, इस तरह के हसास मामलात में अक्सर हमने ये भी देखा है कि जब तहकीकात इतने बड़े लेवल पर पुलिस भी कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, एम्स की टीमें पहुंची थी, अगर ऐसे शक व शुबहात हैं कि अगर जहर दिया गया या इस तरह की कोई अद्वियात यहां से तैयार की गई, जिन दुकानों को सील करने की भी खबर आई, क्या कंसर्न या मुतलका अफराद से भी पूछताछ हो सकती है या रिकॉर्ड खंगाला जा सकता है कि इन 2-3 महीनों में कोई खरीदो फरोख, कोई इस तरह की अद्वियात खरीदने का सिलसिला, जिसके बाद ही ये सारी सूरत हाल दिसंबर 2 और 3 के बाद हुई? बिल्कुल आसिफ, इसके लिए चैलेंज आगे भी बहुत रहेंगे। चैलेंज इसलिए रहेंगे कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जिन पर सिर्फ आप देख सकते होंगे कि कीड़े मारने वाली दवाइयां या सब्जियों में इस्तेमाल करने वाली दवाइयों के लिए मिल सकती हैं, मगर कुछ दुकानें ऐसी हैं जिला के अंदर जिनके अंदर किराना के साथ दीगर चीजें भी मिल सकती हैं। जैसे ये वाली चीजें, जिस तरह कीड़े मार दवाइयां भी इन दुकानों से मिलती हैं, जहाँ किराने की दुकानें हैं, इन दुकानों पर मिक्स है। इसको देखते हुए कुछ दुकानों को हालांकि खबर ये भी कि सील भी किया गया, और ये भी है कि इन लोगों से पूछताछ भी
की जाएगी। सैंपलिंग की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि कौन सी चीज कौन सी दवा है जिसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जहां से वो सैंपल लिया गया उनसे पूछताछ होगी और मजीद आगे कार्रवाई होगी। मगर बड़ी खबर जरूर ये है कि कोई बड़ी पेशरफ्त जरूर हुई है बडाल थाने में, जिसके बाद इतना बड़ा कदम इंतजामिया की तरफ से उठाया गया और आगे आने वाले दिनों में हम यही मान के चलें कि जल्द इस पर कोई ना कोई नतीजा निकलकर सामने आ सकता है। जी, ये जो दुकानें हैं ये क्या मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई हैं या आर्जी तौर पर फिलहाल इनको कहा गया कि आप कोई भी सेल नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी? और रिपोर्ट्स के बारे में क्या अपडेट है, कब तक एक्सपेक्ट है इंतजामिया की तरफ से? और बिल्कुल सभी दुकानें नहीं बल्कि कुछ दुकानों को सील किया गया, बाकी दुकानों को सील नहीं किया क्योंकि कोई बड़ी तादाद है दुकानों की। 257 दुकानें हैं टोटल जिला के अंदर जिन पे ये सैंपलिंग की गई। इनमें से कुछ ही को सील किया गया और कुछ के सिर्फ सैंपलिंग की गई। और ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरह कल से ही हम देख रहे हैं रात भर से ही सैंपलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया और जल्द इनकी रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट जो बताया जा रहा है कि जम्मू से ही आएगी, बल्कि जम्मू तक की रिपोर्ट जाएगी और वहां से आ जाएगी और जल्दी इसकी रिपोर्ट माना जा सकता है। मगर ये सैंपलिंग का सिलसिला भी अभी लगातार और दिनों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिला भर के अंदर बहुत सारी ऐसी और दुकानें भी जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। उसकी वजह कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें जहां ऐसा भी देखने को मिलता है किराने का सामान दीगर चीजों के साथ ये कीड़े मार दवाइयां भी दस्तयाब रहती है। ऐसी दुकानों की भी चेकिंग होगी और ये मान के जिस तरह के हालात लग रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हुआ इस पूरे केस में कि जहर देने की बात जो पहले भी आ रही थी बाद में वो गायब हुई, कुछ और चीजें बाद में चलना शुरू की, टॉक्सिन की खबरें सामने आई, फाइनली ये कहीं क्लू मिल रहा है कि कोई तो है जिसने ये सब षड्यंत्र रचा है, जिसने ये पूरा मंसूबा रचा और जिसमें ये 17 लोगों की जान चली गई। अब जो एसआईटी बनाई गई है उसके हाथ कुछ लगा अभी तक? गौर बिल्कुल कुछ न कोई ब्रेक थ्रू मिला है, जिसके बाद ही ये कार्रवाई आगे शुरू हुई है। ब्रेक थ्रू ये भी बता रहे हैं हमारे जराये कि जब इससे पहले चंडीगढ़ पीजीआईसी और एम्स से जो टीमें यहाँ पहुंची हैं उन्होंने जो सैंपलिंग किया, उस सैंपलिंग के बाद कुछ न कोई ब्रेक थ्रू मिला है। उस ब्रेक थ्रू के बाद ही आगे कदम उठाए गए हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है। दूसरी तरफ जहाँ SIT बनाई गई थी उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट अभी तक या कुछ ऐसी चीज सामने नहीं। हाल SIT के अंदर शामिल एहलकारों से हमने बात भी किया, मगर उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं रखी गई और ना ही उनके पास इस तरह का कोई क्लू है। जरा ये भी अच्छा ये जमशेद बताइएगा, क्वारंटीन सेंटर की सिचुएशन क्या है? क्या अभी नौजवान और वो बुजुर्ग वहीं पर है या उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी? और जिन घरों को सील किया गया था, मुकफ्फल किया गया था, क्या वहां पर सील हटने की कोई उम्मीद है? गौर क्वारंटीन सेंटर की जहां तक बात करें, इन लोगों को अभी तक यहां से वापस भेजने के कोई इम्कान लग नहीं रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कोई ना कोई क्ल्यू मिला है जिसके बाद ये पेशरफ्त हुई है। उस पेशरफ्त पर आगे काम किया जाएगा और लोगों को अभी क्वारंटीन सेंटर रखा, मगर लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि उनको अपने घर की तरफ भेजा जाए, मगर इस तरह की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है कि इन लोगों को वापस इन इलाकों में भेजा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुरअसरार हिलाकतें, बुधल राजौरी का इलाका जहां पर 17 लोगों की मौत हुई, तहकीकाती कमेटियां बनाई गई, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान जो सनसनीखेज चीजें सामने आई, खुलासा जमशेद मलिक आपको बता रहे थे। जी आसिफ, इस ताल्लुक से मजीद अपडेट्स आएंगी, दोबारा आपके सामने रखने की भरपूर हमारी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी सिविल अथॉरिटीज़ भी, पुलिस और काम भी अपनी जगह लगी है, तो ऑफिशियल वर्जन अभी आना इस पर इस ताल्लुक से बाकी है और इंतज़ार इस हिसाब से भी है। वो जो लोग बड़ी तादाद में थे और 11 लोग GMC से वार्ड में शिफ्ट किए गए, लेकिन हैं तो क्वारंटीन सेंटर के अंदर, वो लोग भी क्वारंटीना से वापस निकालने और इलाके में या अपने जो आबाई गांव हैं वहां पर भेजने का मुतालबा कर रहे हैं और एहतिजाज की भी खबरें आई थी। मगर इन सब के बीच में इंतज़ामिया फ़िलहाल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और किसी भी तरीके से कोई जल्दबाजी ना हो जाए, मज़ीद नुकसान ना हो। जहाँ इंतज़ामिया बिल्कुल एंड पे पहुँची है, इसलिए भी फूक कर कदम रखा जा रहा। अब आगे बढ़ेंगे, ज़रा उस स्कीम की बात करते हैं जिस पर इसी प्रोग्राम ने कई मरतबा हमने डिस्कस किया और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हेल्थ स्कीम के तहत काम होता है, बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन यही स्कीम मौजूदा वक्त में शायद आइंदा बरसों में, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन आइंदा कुछ हफ्तों के बाद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एक मामला जिसको इंतज़ामिया ने हल किया था वो था पेमेंट्स वक्त पर ना मिलना। काफ़ी मीटिंग्स हुई, डेलिब्रेशंस हुई, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ मुशावरत के बाद सरकार नतीजे पर पहुंची थी, लेकिन रात देर गए मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से वादी कश्मीर में, जम्मू सूबे के अंदर
जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी मकतूब रवाना किया है स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ को। और इस खत के मुताबिक, इस लेटर के मुताबिक, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रहनुमा खतूत पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। 4 सर्जरीज का हवाला देते हुए कहा गया है कि निजी अस्पतालों के साथ तालमेल को यकीनी बनाने का जो 19 तारीख को पिछले महीने जो यकीन दहानी कराई गई थी, उसके मुताबिक भी काम नहीं हो रहा है। और अब एक और डेडलाइन तय करते हुए 15 मार्च 2025 तक स्कीम से दस्तबरदार होने की धमकी दी गई है इन अस्पतालों की जानिब से। इल्जामात ये भी हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मार्च 15 यानी अभी तकरीबन आप 1.5 महीना और मानकर चलिएगा, अगर तब तक हुकूमत इस खत के मुताबिक इन मामलात पर संजीदगी से काम नहीं करती तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत या सेहत स्कीम जिसको आप कहते हैं गोल्डन कार्ड के तहत लोग फायदा उठाते हैं, तो फिर शायद सर्विसेज या जो खिदमात, तिब्बी खिदमात खासतौर से 5 लाख तक जो मुफ्त इलाज कराया जा सकता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से, जिनमें निजी अस्पताल भी बड़ी तादाद में हैं, वो दोबारा से हॉल्ट हो सकती है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो 19 जनवरी 2025 को हुई थी, उस मीटिंग का हवाला देते हुए कहा गया कि प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो बाज़ाब्ता तौर पर सरकार में ये जो 5 लाख वाली स्कीम है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान स्कीम जिसको आप कहते हैं, जितने अस्पताल इस वक्त इलाज करते हैं, उनके मुताबिक 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में जिन फैसलों को करने की बात कही गई थी, जो बातें वहां डिस्कस हुई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 4 सर्जरीज जो इन अस्पतालों में होती हैं, जिसमें कुछ कहा गया है, कुछ स्पेसिफिक इंसेंटिव्स का मामला या जो मुराद का मामला है उस ताल्लुक से भी बात हुई थी। और कहा गया था कि HBP 2.2, इससे पहले जो ऑलरेडी एक स्कीम का एक नुक्ता है HBP 2022, उसको रिप्लेस करके HBP 2.2 इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये मुतालबा किया गया। लेकिन कहा गया कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अस्पतालों या मुतलकीन के फेवर में कोई भी चीज़ नहीं जा रही, यानी 19 तारीख को जो कुछ डिस्कस हुआ उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब अगर ऐसा होता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रहनुमा खतूत या गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की बात हो रही है, कुछ चीज़ें कहा गया जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें मुतालबात जो 19 तारीख को रखे गए थे 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में, उन मुतालबात को अगर नहीं माना जाता है तो इस खत के मुताबिक 15 तारीख के बाद जिम्मेदारान ने इस बात की तस्दीक गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए भी की, और ऑफिशियल लेटर भी जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके मुताबिक तकरीबन ये जो 3 या 2 हफ्ते होंगे मार्च के, उसके बाद मुश्किलात आ सकती हैं स्कीम के हवाले से। इशफाक, चलिए प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। 9:22 हो गए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़े मंसूबे जिन पर आज भी सवाल है। एक और मंसूबा सड़क राब्ते का, जिसको बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, उस पर भी डेडलाइन थोड़ी सी आगे जरूर गई है, लेकिन काम मुकम्मल करने की बात हो रही है। और बात श्रीनगर हवाई अड्डे की भी करेंगे। दर्जाबंदी फिर से सामने आई है, उस फहरिस्त में कहां पर ये एयरपोर्ट स्टैंड कर रहा है, कमियां क्या है, जरा इनको भी देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ बड़े मंसूबे, बाकी कुछ खबरें, मुकम्मल तफसीलात और 9:40 के आसपास आपकी कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी।
चलिए जी, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लाम जे के तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की हो रही है, तो ज़रा बात उस एयरपोर्ट की भी करें जो ज़बरदस्त सुर्खियों में रहा है, जिसको तो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की उड़ान यहाँ से होती है, लेकिन सिर्फ एक माह को छोड़कर, हज की परवाज़ों को छोड़कर शायद ही कभी उस फ्लैग ऑफ फंक्शन को छोड़कर आपने कभी इंटरनेशनल परवाजें देखी होंगी। लेकिन अब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच खबर यह है कि ग्लोबल एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी इंडेक्स रेटिंग सामने आई है, यानी दर्जाबंदी सामने आई है ग्लोबल एयरपोर्ट सर्विसेज की। और उस सर्विसेज के अंदर जो आवाम की तरफ से अपनी आरा रखी जाती है, उसमें श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो लोवेस्ट रैंकिंग में चला गया है। रेटिंग इसकी सर्विसेज में बहुत पुअर बताई गई है और उन 15 एयरपोर्टों में इसकी शिनाख्त बन रही है जहां पर खिदमात इंतहाई कम बताए जाते हैं। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी AQS रेटिंग चौथे क्वार्टर का 2024 का रिलीज़ कर दिया गया है और श्रीनगर जो जहां पर सिर्फ एक ही एरोड्रम है रिसीव कर रहा है नेगेटिव रेटिंग इस चौथे क्वार्टर के अंदर भी। रैंकिंग 15 एयरपोर्टों की सामने आई है। ट्रिची एयरपोर्ट ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर आया है 0.29। उसके बाद इंदौर का एयरपोर्ट है 0.28। गोवा का एयरपोर्ट जो है वो 0.24, पुणे 0.23, भुवनेश्वर एंड वाराणसी एयरपोर्ट जो है वो 0.23, कोलकाता एंड चेन्नई एयरपोर्ट 0.21 और फिर आगे रायपुर एयरपोर्ट 0.16, अमृतसर 0.10, कोयम्बटूर 0.03 और पटना एयरपोर्ट भी जो है रेटिंग में आ गया 0.03 रेटिंग। लेकिन जो बॉटम रैंकिंग है उसमें जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो बॉटम रैंकिंग में चला गया है और ये चौथे क्वार्टर 2024 की रैंकिंग सामने आई है जहां पर नेगेटिव रैंकिंग हमें मिली है -0.24 तीसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर 2024 की रैंकिंग सामने आई है। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ ये बुनियादी वजूहत रहती है जहां पर ये सारी रैंकिंग जो है सामने। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़मीनी राब्ता, सड़क का राब्ता सुर्खियों में रहता है, उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में बेहतर होगा। फिर रेल अभी हनूज दूर ही लग रही है, अभी आई नहीं है। तो वाहिद रास्ता जो पूरे मुल्क के साथ अय्याम सर्दी के अंदर जोड़ता है, अय्याम गर्मी के अंदर जोड़ता है, वो है एयरपोर्ट श्रीनगर का वाहिद एयरपोर्ट, जिसे आप इंटरनेशनल कहते हैं लेकिन मेरी नज़र में वो लोकल एयरपोर्ट ही है। लेकिन रैंकिंग मुसलसल गिर रही है और ये जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, ये जो ताज़ा तरीन रैंकिंग आई, ये क्या है, ये किस तरीके से हमारे नाजरीन इस बात को समझें कि जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर या मुल्क भर के अंदर एयरपोर्ट चल रहे हैं उसके मुकाबले में श्रीनगर एयरपोर्ट में काफ़ी कमियां हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हमें समझने की जरूरत है कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी क्या होता है। बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जिसको रन करता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, यानी कि एक इंटरनेशनल सतह पर एक प्रोग्राम है जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रन करता है। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे पैसेंजर्स की सेटिस्फिकेशन को जो है देखना, उसका तजुर्बा करना। और इस हवाले से डिफरेंट कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं वहाँ पे एयरपोर्ट्स की जो है पैसेंजर्स के थ्रू फीडबैक लिया जाता है। उस फीडबैक की बुनियाद पर जिस एयरपोर्ट का जो फीडबैक होता है जो पैसेंजर्स ने दिया होता है तो उसी हिसाब से रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। और उस रेटिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर जिस एयरपोर्ट के रेटिंग पॉइंट्स अच्छे होते हैं और तो उसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है अवार्ड्स भी देता है आलमी सतह पर। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर, स्पेशली हम यहाँ जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इस एयरपोर्ट की जहां तक हम बात करते हैं, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये मुल्क में ऐसे 15 एयरपोर्ट्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के जरिए यहाँ पे फीडबैक लिया गया एयर सर्विस क्वालिटी का। और जहां आपने एक बड़ा फिगर बता दिया कि किस स्टेट का, किस यूटी का जो एयरपोर्ट की जो रेटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे, लेकिन जम्मू यहाँ इधर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रेटिंग पॉइंट इंतहाई मायूस कुन है। और 3 क्वार्टर्स में इसकी सर्वे की गई, यानी कि सीमाही सर्वे जब हुई थी तो उस वक्त यहाँ जो रेटिंग पॉइंट्स मिला था इंटरनेशनल हवाई अड्डे की, तो वो था -0.28।
और अब जब फोर्थ क्वार्टर की सर्वे हुई है और ये ग्राफ जो है रेटिंग पॉइंट नीचे चला गया है -0.48, और मुल्क के 15 जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ये जो एयरपोर्ट्स हैं 15 एयरपोर्ट्स, इनमें सबसे डाउन जो है, सबसे कम रेटिंग पॉइंट्स जो है वो श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे को मिली है। और अब समझना है कि ये रेटिंग पॉइंट्स क्या है। दरअसल ये रेटिंग पॉइंट्स होते हैं कि जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है, और उनसे फीडबैक ये लिया जाता है कि आपका इस एयरपोर्ट पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। लाइक वाईफाई यहाँ पे देखा जाता है, आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज देखी जाती है, आपके जो क्रू मेंबर्स होते हैं जहाज के अंदर, उनका जो रवैया, उनका जो बिहेवियर पैसेंजर के साथ होता है, उस पर फीडबैक लिया जाता है। और जब एयरपोर्ट के अंदर इंसान एंटर होता है, वहां पे जिसको हम चेक इन कहते हैं, उसका फीडबैक लिया जाता है, डिपार्चर का फीडबैक लिया जाता है। अंदर जो हम शॉपिंग करते हैं, डाइनिंग करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, यानी कि जिसे हम फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं, उन सारी इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट को मनफी नंबरिंग हुई है, माइनस नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बराह रास्त इस एयरपोर्ट को देख रही है, उनकी तरफ से कोई बात कि क्या ये रैंकिंग से मुतमईन है या कुछ बेहतर करने की जरूरत है या कुछ कंफ्यूजन है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया है? देखिए, पहली है कि यहाँ की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने ऑलरेडी इस पे अपना जो रद्द अमल वो दिया है। उन्होंने कहा कि ये बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। शायद उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पैसेंजर्स को अच्छी खिदमत या मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर खिदमत जो है वो पेश करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए एक खत लिखेंगे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल को, और इस सिलसिले में वो अपने खदशात जितने भी उनके हैं, क्योंकि मुसलसल आज पहली बार नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा कि थर्ड क्वार्टर में भी ऐसा ही हुआ। सीमाई जब सर्वे की गई थी, जब अब इस बार फोर्थ क्वार्टर सर्वे हुई है, तो मुसलसल दूसरी बार ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है माइनस पे चला गया है, और पहला कि -0.28 और अब -0.48। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चूंकि ऑफिशियली अभी स्टेटमेंट इशू नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पे जवाब देना पड़ेगा यहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी को, क्योंकि आलमी सतह पे तो हम कहते हैं ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और मुल्की सतह पे भी दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर या कश्मीर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना है ये रैंकिंग हमें बताती है, और इस पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है यहाँ की, उनको इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। और लेकिन ये नई बात नहीं, हम उम्मूमन देखते हैं कि रिसेंटली एक लोगों की शिकायत, मुसाफिरों की शिकायत भी मिली थी कि वहां पे तो एक 20 रुपए की जो वाटर की बोतल है वो 150 रुपए, 200 या 50 रुपए में वहां पे मिलती है। उसमें कितनी सदाकत है, वो एक एलिगेशन थी। इसी तरह से पैसेंजर्स के बारे में, और सबसे बड़ा यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि जब एंटर होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, अननेसेसरीली इतना चेकिंग में, फ्रिस्किंग में टाइम लगता है, जिसकी वजह से एक बैड एक्सपीरियंस जो है पैसेंजर्स का होता है। एक बुनियादी वजह हो सकती है कि जो फीडबैक है, उस फीडबैक के बिना पर ये नेगेटिव मार्किंग चली गई। बहुत शुक्रिया जी इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एयरपोर्ट एक वाहिद रास्ता बाई एयर का हमारे पास, और एक ही एयरपोर्ट श्रीनगर के अंदर, एक जम्मू के अंदर रैंकिंग श्रीनगर की गिर रही है और दूसरी मरतबा गिरी है। लेटेस्ट होप्स हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो श्रीनगर के अंदर है, उनके जिम्मेदार जो है वो कोई डिटेल स्टेटमेंट दे, पता लगे हमें भी कि आखिर कमियां और खामियां कहाँ पर है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात रहा दिल्ली की करते हैं, दिल्ली की अदालत की करते हैं, लोकसभा की करते हैं, जहां पर बजट इजलास जारी है और इंजीनियर रशीद पर तोड़ रहे हैं लोकसभा में जाने के लिए, लेकिन एनआईए की तरफ से लगातार पेचीदगियां बढ़ाती जा रही हैं, और जिसके बाद आज सबकी नजरें अब अदालत पर रहेंगी। क्या इंजीनियर रशीद को कस्टोडियल पैरोल मिलेगा या नहीं? बिल्कुल, इंजीनियर रशीद ने जो दरख्वास्त दी है कि वो ऐवान में हाजिरी देना चाहते हैं, हिरासती पैरोल ही सही, मगर उनको वक्त दिया जाए कि वो बजट सेशन में शिरकत करें, हिस्सा लें और अपनी बात रख पाएं। ये दूसरा इस तरह का सेशन होगा जहां पर चुनाव जीतने के बाद उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन अदालत में ये बात पहुंची कि वो इस वक्त भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अब आज जब समाअत होगी, कल भी इस पर मामले पर समाअत हुई, लेकिन अहम बात यह है कि एनआईए से रिस्पांस मांगा गया है, और जो शायद ना में भी हो सकता है वो इसलिए क्योंकि 3 रोज कबल जब कल वाली समाअत होनी थी, तो 3 रोज कबल एक रद्दअमल सामने आया। एनआईए ने साफ कर दिया कि अबूरी जमानत के हक में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। तो वो जो केस है उसकी नौयत को समझते हुए एनआईए किसी भी तरीके से इंजीनियर रशीद को सेशन में जाने की इजाजत के हक में नहीं है। और इन सब के बीच में जब जुडिशियल कस्टडी में वो इस वक्त भी हैं,
रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी या फराइज अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन उनके हक में कोई भी बात फिलहाल नहीं जा रही है। आज जब समाअत होगी तो एक बार फिर से मौका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होगा, जिनसे जवाब तलब किया गया है। जब तक इस मामले पर वो कोई क्लियर स्टैंड के साथ नहीं आएंगे या एनआईए की तरफ से कोई इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर नहीं आएगा, एजेंसी की तरफ से कोई काउंसिल अपनी बात ना रखे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न है, बाकी सारी चीज़ें हैं, केस की नौयत को भी समझा जा रहा है। अदालत ने इन सारी चीज़ों का हवाला दे दिया है, लेकिन वो जो कहते हैं कि अब किसके कोर्ट में बॉल गई है, वो एनआईए के पास है। और याद रखिएगा, उस एनआईए से जवाब मांगा गया है जो 3 रोज़ पहले इनकार कर चुकी है कि जमानत तो दूर, अबूरी जमानत के हक में भी वो नहीं है। केस इस हिसाब का है जहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड बाकी इश्यूज हैं। इधर आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के ज़राए के मुताबिक 9वां दिन है, यानी 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा बीत गया है। तिहाड़ जेल के अंदर उनके लीडर या रुकने ऐवान इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है, मगर सब चीज़ें जो है वो अदालत पर डिपेंड है। अदालत ने ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करनी है। एनआईए का भी मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर इस मामले में किसी स्टैंड के साथ आएंगे तब चीज़ें पॉसिबल होंगी। लेकिन ये भी कहा गया था कि अदालत ही शायद थोड़ी सी ही मगर राहत दे इस पार्लियामेंट सेशन के लिए, जहां पर कम से कम 2 या 3 दिनों के लिए इस सेशन को वो अटेंड कर सकते हैं। ये तो एक शख्स की बात आपके सामने रखी है, लेकिन बात जरा उस शख्स की भी जिसका ताल्लुक वादी कश्मीर से है, लेकिन सऊदी अरब की एक जेल के अंदर है। 3 रोज पहले मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब उनके वालिदैन की तरफ से फिर से शिकायत की गई कि केस आगे बढ़ नहीं पा रहा है और उनका बेटा सऊदी अरब की एक जेल में इतने बरसों से है, सजा काट रहा है, मगर चार्जेस क्या हैं खुलकर अभी चीजें पता नहीं चल पा रही हैं, ना ही इस ताल्लुक से सऊदी अथॉरिटीज ने उनको आगाह किया है। अब इस मामले में पेशरफ्त ये हुई है कि सऊदी अरब के अंदर ये जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 31 साल इंजीनियर हैं रफ़ी बाबा साहब, वजारत खारजा की जानिब से भी इसमें मुदाखलत की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन या दीगर तंजीमों की जानिब से भी इस मामले पर पेशरफ्त हो, इसके लिए लिखा गया था। तो इतलात यह है कि काउंसलर रसाई कश्मीरी इंजीनियर को दे दी गई है, जिसका मतलब यह है कि जेल के अंदर वो हैं, अब काउंसलर एक्सेस के जरिए ही वो अगर कोई अपने उनसे रब्ता करना चाहे, हालांकि कहा गया कि जेल से 1-2 बार उन्होंने अपनी अहलिया से बात करने की कोशिश की है, मगर डायरेक्ट जाकर जेल में कोई मिले तो थोड़े से लॉज ये हो सकते हैं कि थोड़ी नरमी हो जाती है काउंसलर एक्सेस में, जहां पर इस वक्त लीगल प्रोसीडिंग्स भी आगे बढ़ेंगी, घर वाले भी अपनी बात आगे बढ़ा सकेंगे और ऑफिशियली जो मौक़िफ़ उनका भी है वो कम से कम इस केस में उसको खुलकर वो रख सकेंगे। इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और वो सुप्रीम कोर्ट जो सऊदी अरब के अंदर है, लेकिन केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी और कहा जा रहा था कि रफ़ी बाबा सज़ा तो काट रहे हैं, लेकिन चार्जेस क्या है ना घर वालों को पता है, ना उनकी अहलिया को बिलखुसूस पता है जो सऊदी अरब के अंदर उनके साथ थी। और इस वक्त मुश्किलात ये थी कि उनके साथ किसी तरीके से बराह रास्त रब्ता नहीं हो पा रहा था। जेल अथॉरिटीज़ बात टेलीफोनिक राब्ते के जरिए उनकी अहलिया से या वालिदैन से करवा रहे थे, लेकिन अब काउंसलर रसाई के जरिए मुमकिन हो सकेगा कि कम से कम उनसे मुलाकात हो सकेंगे। और अंडर सेक्रेटरी जो भारत सरकार के हैं वजारत खारजा ने इस सिलसिले में परसों भी हमने आपको बताया था कि जब जम्मू कश्मीर से कुछ तंजीमों ने इस मामले पर आवाज़ बुलंद की तो पेशरफ्त हुई है और इम्कान था। और इस सिलसिले में इससे पहले भी 3 मई 2021, 6 सितंबर 2022, 20 फरवरी 2023, 5 सितंबर 2023 और जो आखिरी पेशरफ्त हुई है इस केस में 11 सितंबर 2024 को काउंसलर एक्सेस जब सरकार के मुताबिक या जिम्मेदारान के मुताबिक इस शख्स को मरकजी हुकूमत सऊदी हुकूमत के साथ राब्ते में काउंसलर एक्सेस भी दिया जा रहा है, नोटिस लिया गया है। मामला बड़ा संगीन है क्योंकि सऊदी अरब में राब्ता साइटों का इस्तेमाल करना और फिर जिस तरीके का मवाद की खबर आ रही है कि लिखा गया था वो बड़ा सख्त है। यही वजह कि जज मौसूफ ने बैक टू बैक अपनी सज़ा जो है वो बढ़ा दी और 31 साल तक की सज़ा जो है वो सुना दी गई। बढ़ते जी आगे, ज़रा बात अब एक और अहम मंसूबे की करते हैं और ये मंसूबा नई दिल्ली में खींचा गया था और ज़मीन पर उतारा गया और आहिस्ता आहिस्ता करके इस मंसूबे ने अपना काम मुकम्मल करना शुरू किया है। कल वजाहत के साथ मरकज़ी वज़ीर नेशनल हाईवेज और नेशनल हाईवेज की तरफ से ये बात सामने रखी गई, जिसमें उनकी तरफ से नितिन गडकरी साहब की तरफ से ये कहा गया कि अमृतसर कॉरिडोर यानी जो अहम तरीन रास्ता था दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिसका नाम रखा गया था, ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी काम को अंजाम दे रहा है और बहुत जल्द आवाम के लिए ये खोल भी दिया जाएगा। 144 किलोमीटर का स्ट्रेच
जो जम्मू कश्मीर के दायरे इख्तियार में है 31 मार्च अगले साल तक मुकम्मल होगा, यानी 2025 26 31 मार्च तक ये मुकम्मल होगा। और ये साफ कर दिया गया कि माह सितंबर यानी रवां साल के सितंबर तक 3 पैक्स यानी 3 पैकेज जो इसके मुख्तलिफ पैकेज के अंदर ये बांटा गया था, 3 पैकेज सितंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस एक्सप्रेसवे की जब आप बात करते हैं तो 18 हिस्सों में इसको बांटा गया था, 18 पैकेज में इसको बांटा गया था एक्सप्रेसवे को, और मुख्तलिफ मरहलों पर इस वक्त ये काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे के अंदर 5 पैकेज हरियाणा के अंदर, 8 पैकेज पंजाब के अंदर, 5 पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसके साथ साथ 2 रूट्स और भी हैं जो पंजाब से होते हुए आ रहे हैं। इन तमाम मामलात पर 18 के 18 पैच पर बैक वक्त जो है काम चल रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया कि 5 के 5 मरहलों पर काम जारी है, और इस ज़िमन में 3 मरहले जो हैं आने वाले 2 और 2.5 सालों के दौरान मुकम्मल हो सकते हैं। 2 पैकेज की लेंथ 44.6 किलोमीटर और दूसरे की पैकेज की लेंथ जो है वो 35.15 किलोमीटर। ये टेंडरिंग के लिए दिसंबर 2021 को अवार्ड किया गया था। उसके बाद सितंबर 2022 में इस पर काम शुरू हो गया। एक पैकेज जुलाई के अंदर इस माह के अंदर का मुकम्मल हो सकता है, और दूसरा रास्ता जो है वो सितंबर 2025 तक मुकम्मल होगा। तीसरे पैकेज को लेकर जो 20.38 किलोमीटर वाला है, ये सितंबर 2022 की डेडलाइन दे दी गई थी। और इसी तरीके से अब ये साफ कर दिया गया है कि 25-26 तक ये तमाम मामला जो है वो मुकम्मल होगा, जिसके बाद ये जो एंटायर कॉरिडोर है जिसको आप 144 किलोमीटर स्ट्रेच कहते हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये मुकम्मल होकर अवाम के सामने होगा। नितिन गडकरी साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अवाम को ये यकीन दहानी कराई गई है। चलिए जनाब, जरा बात अब जम्मू की भी करते हैं। अब जम्मू के अंदर उन मेंबरान असेंबली की करते हैं जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। जहां अगले माह बजट का इजलास जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर शुरू होना है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिकमत अमली को तरतीब देने के लिए तमाम तैयारियां तेज कर दी है। और बजट इजलास से कबल भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ है, और पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी इजलास की लेजिस्लेटिव पार्टी की इजलास की सरबराही पार्टी के सदर सत शर्मा की तरफ से की गई है, जिसमें अमन कानून और दीगर सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत को किस तरीके से साइडलाइन किया जाए, दबाव बनाया जाए, इस ज़िम्मन में आज से ही हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। आगा सईदुल्लाह मेहदी के दिए गए बयानात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा या चीफ मिनिस्टर के दिए गए बयानात को किस तरीके से ऐवान के अंदर उछाला जाए और किन मुद्दों पर सवालात पूछे जाएं, कौन से कॉलिंग अटेंशन नोटिस चली जाए, इस ज़िम्मन में सत शर्मा की सरबराही में कल मुनक्किदा इजलास में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर दीगर मामला, जिस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ जम्मू के अंदर चल रही है, इन तमाम मामला को लेकर भी कल इस इजलास के अंदर तबादला ख्याल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर, जहाँ सत शर्मा ने इस इजलास की सरबराही की। वहीं पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल समेत पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली इस इजलास के अंदर शामिल रहे, जिन्हें यह कहा गया कि लंगड़ लंगूट कस लीजिएगा, अगले माह से दंगल असेंबली के अंदर शुरू होने वाली है। चलिए खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। एक एक करके आप लोगों की बात भी सुनी है। बजट के हवाले से जो जो अपडेट्स आती रहेंगी, मुसलसल पेशरफ्त हो रही है हुकूमती सतह पर, हिज़्ब इख्तिलाफ जो कुछ तैयारियां कर रहे हैं उस हिकमत अमली पर बात होती रहेगी, लेकिन आप लोगों की बात भी सुननी है। आपके खदशात हैं, एतराज़ात हैं, निज़ाम से सवालात हैं, सिस्टम को चलाने वालों से सवालात हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आप ज्वाइन करेंगे और जब कॉल करें, चारों नंबर स्क्रीन पर हैं, टीवी की आवाज़ बंद कर लें, बराह-रास्त फ़ोन पर आप बात करें, डायरेक्टली सवाल और जवाब भी आपको देने की कोशिश होगी, लेकिन एक एक करके अपनी कॉल का सिलसिला, जो नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, वो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर तुझे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर। दरगाह सरदार बड़े करम हम अर्ज बोलित अच्छे दरगाह तहसीलदार सर बेहद यह ज्यादा जमींदार मामूली के मामूली कामुद
तंग करान, वो करो ये करो देखो क्योंकि फॉर्मेलिटी सचन आसानी कि इशू पेवान ऐसे रहता बात है कि कार्ड पेवान पत मुतलक है को माना से ऐसे तो क्या होना पड़ा कि हम को वायरल कॉल है तो बता करता है बात कि यूजर यूता धीरे धीरे है कि कार्ड है तो ये दारे बात है तो एक चेक करते रहे अपने कार्ड की पेंडिंग मोहब्बती जो आना कहना के दिखा न्यू ताकि वारिया देर से प्रकार वो नहीं है ये नहीं है देने यहां तक कि कोई ये तुरंत कि लोग जिम्मेदार कराता मेहरबानी कॉल कर लेकिन ये जो मामला वारियान इलाकन हूं इथे पे कि ये जमीनी डॉक्यूमेंट कड़नस मज वारिया मुश्किल पेश या तो पटवार साहब रब्त करान या नायब साहब आसान या बे प्रॉब्लम आसान और इस ऑनलाइन सिस्टम थोक सह तूता कम करान कहीं तिक तथ लिखान रिजेक्ट पे लिखान क्या रिजेक्ट गो मसल क्या अत क्या पत कुन कर तथ तह फीडबैक मे उम्मीद कि हुकूमती इदार तुज कत बोजान और कह नत का हल कड़न अत मसलस हल करने बापत। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? हेलो हेलो नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वनी वज तुज आवाज से वातान अस्ता वनी वज कत पे छु क्या छु नाम? योगुनत असोद अर्ज अहनज ये नहीं बिजली फेर अहनज तो इशो वारियान आउटस्टैंडिंग बाया इस पर गवर्नर सबन करो ना तम दो कुस्तन मत अहनज ये इंटरेस्ट माफ अगर ये इसका सबीला बना तो गए एमनेस्टी स्कीम च 31 मार्च तम रात कैचन जिम्मेदारन सत कत करान अत बारस अंदर एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी सो वन एग्जिस्ट गसान अगर मतलब कुस्तन मन बाकी प्रोसेस तुम करू पन्न मुतलिक अफसरन सत एमनेस्टी स्कीम तहत हेकू तुम सह अवेल कर 2-3 किस्तन अंदर भरित या क्या बे प्रोसेस सो वन 31 मार्च तम सो स्कीम और तमिक फायदे पज तिम तमाम लुकन तुलन यमन वन बिजली फीस भरने तथ अंदर हेकि रियायत वारिया मिलित। एक और कॉलर है जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी आदाब सुरेश सर कहाँ जनाब? आदाब सुरेश सर। तो ठीक सर ठीक ऑल वेल जनाब। मगर ये नद्राव जीपी फंड पोस नद्राव कह पोस न एरियर्स पे एरियर्स तो वन कर गम खजाना कर गए उमर साहब बराबर तो पत त्रा पोस। बिल्कुल सुरेश जी यह बड़ संगीन मसल वनकस रियासत दरपेश अक तरफ तम ठेकेदार यमो काम कर तम भूख हड़ताल पे बेहवान दोम तरफ सह मुलाजिम यमिस पन पोस हुकूमत सत्यान पे हे सह कुन दह कड़ सह नीरान कहें संगीन सूरत हाल रियासत दरपेश अम बावजूद कि हुकूमती इदार बार बार वन कि तमाम मामला तय पोस लेकिन सही सूरत हाल ये कि वारिया मुश्किल फाइनेंशियली वनकस लूकन और मे उम्मीद कि बजटिंग सिलसिल चलान ये अंदर मा कर वत तिमन लूकन खतर यह वाजिबुल अदा तिमन तम गो सह पोस वातन। उम्मीद थो कि वज़ीर आला साहब यम सात बयान वन दी या बजट कर पेश तथ अंदर मा नी कह वत वुनिक ताम मे कह वत तम अगर तुम मे पृछो मे कह वत अथ कि सह वाजिबुल अदा मुलाजिमन जीपी फंड मामले सह हे कुन तरीक हल सपदित। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब ठीक छो सेहत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बहुत टाउन इस्लामाबाद पे मंजूर अहमद अर्ज कर जी मे वन तो अड़ ये 2-3 अड़ अशवल अड़ जनरल बस स्टैंड इस्लामाबाद मगर यह गाड़न थावन खतर लक्चन गाड़न बजन गाड़न हंद खतर खुदा रा वन तो अत वन पैदल नफरस पकुन गाड़न कथ अत तीत रेड़ पोज बेकारी कश्मीर मज ज्यादा मगर तमें मतलब मा गो थो सड़क बंद थो अड़ बंद पकन बनान एक्सीडेंट गसान मुश्किलात बेमार वातान हस्पताल सह हेकान वात इथे कन केपी रोड तथ यह फुटपाथ तिहज हालत वुचतो तथ जन पेवान खसन बड़न पहाड़न पे पेवान बे वसन बड़न पहाड़न बे तथ तीज गैप आमत थवन नॉर्मली इंसान बेमार हे तथ पकथी नौतवान हे तथ पकथी बुड़ हे तथ पकथी यह कर तो हुकामन अंदरिम सड़क इस्लामाबाद जनाब तिमन हम साइड रेड़ हम साइड रेड़
चलो सड़ा शुक्रिया आप कॉल कर करने दो। बापत ये बड़ा अहम मामला और ये हर तरह से है, ये छापरी फरोश रेडी फरोश कामकाज करिएगा, लेकिन अगर एक निज़ाम बन जाता सबके लिए तो वो सबसे बेहतर था। हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में कुछ जगहें तो डेजिग्नेट की गई लेकिन आज तक वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। श्रीनगर का भी हाल यही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का भी हाल यही है, और स्पेशली जिस भाई ने कॉल किया साउथ कश्मीर का हाल अहवाल बताया, ऑलरेडी वहाँ सड़कें बड़ी तंग है और इस बीच चलना फिरना काफ़ी मुश्किल है। लेटेस्ट होप्स की प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई इकदाम यहाँ पर ज़रूर उठाए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो गवर साहब, 8 अगस्त 2024 को बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में चंद्रकांत भारती जी को मैंने 150 पेज दिए जो बिलाल साहब को दिए गए। एक केस की रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें बहुत सारी डिटेल थी। मेरे खिलाफ सरकारी मुलाजिम साजिशें कर रहे हैं, लेकिन मुझे पिछले 3-4 साल से हियरिंग नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है, ये मैं डीजीपी साहब को कह रहा हूँ कि लगता है ऑडियो कट गया जी। बहुत शुक्रिया जी सर कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर साहब तुम वाराई ठीक पे बखार आफियत अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत उमर कॉलोनी पे बशीर अहमद मीर साहब अर्ज करान हजरत जी बशीर साहब, मे जनाब अर्ज 2-3 मसल मसल जनाब ये करो तुम गवर्नमेंटन करो ऐलान इन कांदरन 70 रुपयन बनावन चोट अहन जनाब अच्छ उमर कॉलोनी मन उमर कॉलोनी GD गोनिका स्कूल अंदर उमर कॉलोनी ए अतान अंदर लेफ्ट साइड अज मुबारक अहमद सोफी नाव कांदरस अहन यह बनावान यह सतन इस दान तो मोन तक बनावान। नंबर 1। नंबर 2 अर्ज हजरत अस त्रोक अक्टूबरस मैकडम वारिया टगदव कर सह वोत सोरे सह मैकडम कुन जाए वह सामने तक तम रोड फल नहीं। त्रेयम मसल अस अनो ये सात कोविड गयो अ उमर कॉलोनी नीरान लेन नंबर 1 नोर यह नोर वाया थोद अत सोरे आब इस रुदमोन वुदमोन यह गसान जमा यह गरन 2-3 अतन तिम परेशानी गसान अनो कोविडस मज और इंजीनियर साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौका प्रत कह चीज गयो फाइनल पे गो कोविड तत पे बाजरस कहें चलो सदा शुक्रिया त्रे मसले थो तुम ब्रो कन और मे उम्मीद कि नव MLA सब तुंदिस इलाकस अंदर बड़ा एक्टिव तिमन ताम वात जरूर मामले तिम वुछन यह सड़क मामले क्या युत गोमुत और कम सज लापरवाही गम और आबुक निकासी मामले बड़ा अहम आसान अम सारी लुक पे परेशान गसान। मे उम्मीद कि जरूर कर तुंद MLA सब अत पे तवज्जो करो कोशिश तिमन ताम वात। लास्ट 2 कॉल ले लेते हैं जी प्रोग्राम के। हेलो गवर साहब जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत बारामूला पे अर्ज कर सजाद रशीद मे नाव जी सजाद साहब जनाब गवर्नमेंटन बारामूला बाईपास बनो अत खुद गवर्नमेंटन रोड एक्योर्ड तो रोजान खानपुर बिल्कुल नेशनल हाईवे पे गो गवर्नमेंटन सोन जमीन तक गो एक्योर्ड नो गवर्नमेंटन गवर्नमेंटन क्या रेट कर डिसाइड तथ अगेंस्ट कहें तमो क्या कर रेट तथ अगेंस्ट कह मगर यसान इंसाफ कि सोन जमीन यह बिल्कुल नेशनल हाईवे पे और खानपुर गांव इस नेशनल हाईवे पे म्यूनसिपलिटी मज फॉल करान तो यमो कर म्यूनसिपलिटी मज कह हमित रूरलस मज शीर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर खानपुर पे तो अम खुद गए कंसर्न DC साहबस तत वो DC साहबन तम सात कि ये अवार्ड बनामुत चूंकि यह वनस UT हुकूमत यह स्टेट गवर्नमेंट कह अत अवार्ड बनामुत तो मगर यह हेको चेंज कर अमुक डिसाइड हे कर ड्यूकाम साहब तो मगर अस को ड्यूकाम साहबस तक तुमन सोर रबत बाज़ाब्त लेटर मज तमो कोड़ चिट कि तुम दिव रिपोर्ट मगर बदकस्मती आलम यह कि वरी गो ईटा चक्कर लगे मे अत दफ्तर मज वन तुम तथ ड्यू काम चिट जवाब वापस सोजान कह तो यसान इंसाफ सोन यह अर्ज वात ड्यू काम साहबस तान कि अस मिले इंसाफ अस ग तकरीबन पार 30 लक्ष रुपये नुकसान। सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। एक लास्ट कॉल लेते हैं लेकिन अफसोस का मकाम ये है
कि सूबे के सबसे बड़े अफसर ड्यूकॉम साहब होते हैं, और अगर ड्यूकॉम साहब की चिट्ठी को भी खैर तिर में ना लाया जाए तो फिर तो सवाल उठ ही जाता है कि अकाउंटेबिलिटी का। फिर सवाल यही पूछा जाएगा कि जनाब जवाबदेही का जो ख्वाब दिखाया जाता है, क्या वाकई तौर पर सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही है अगर ड्यूकॉम साहब की चिट्ठी का ये हाल है। लास्ट कॉल ले लीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हिलाल अहमद अर्ज करान। जी हिलाल साहब। जनाब अर्ज छुम इत पटन कि कशरन पत्मो 30 वरियो पे तुम पाई क्या गो अख रबत सह गो गुलिस्तान मगर अत मिलान ना नंबर मिलान ना टाइम मिलान। नंबर ते मिलो टाइम ते मिलो चलो वो वन मतलब तुम पन प्रॉब्लम मे अर्ज इत पे स्मार्ट सिटी बनोक सर यह कंद खतर बनो यह बनोक दुकानदारन खतर यह बनोक रेड वालन खतर यह कंद तीन पकन वालन खतर गाड़ी कर सड़क कर कम मे त्रो RTF इन स्मार्ट सिटी वालन मगर यमो दिन कह जवाब जान हदीस हज तो महाराजी बाजार या जन रोपये करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लग सह कन खतर बनो यमो सड़क सह रेड वालन खतर तपर वन पकुन दुकानदार रोजान सह दिवान तक रुकन यह क्या मतलब यह कन खतर बनो सड़क स्मार्ट सिटी यह कम खतर बनो। बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल है जी ये स्मार्ट सिटी का। इंशाल्लाह कल इस प्रोग्राम में और थोड़ी सी बात करेंगे कि ये खबर रह गई हमारी स्मार्ट सिटी की, हमारी माओ बहनों के लिए ये स्मार्ट सिटी में क्या मिला है, वो भी एक बड़ा सवाल है। कल जरा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर तरफ से कंजक्शन है, और ये जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाया गया था ये कितना ख्वाब शर्मंद ताबीर हुआ अभी तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों तस्जीह और तबसुर का सिलसिला रहेगा जारी। आसिफ और मुझे देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर दोबारा प्रोग्राम सलाम जेके में होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अपनी नेक दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।